हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम सिक्योरिटी मिशन 100 के अध्याय 4 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख रहे थे। पहले पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन किए थे। अब हम 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी की विमाएं क्या है। इसको सही कर लें। ये क्वेश्चन है कि विमाएं क्या है। तो जब भी हमें किसी भी भौतिक राशि की विमा ज्ञात करनी होती है, हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब चुंबकीय क्षेत्र के इतने सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो हमें उनसे कौन सा फॉर्मूला चुनना है? हमें सबसे सरलतम फॉर्मूला चुनना है जिससे हम आसानी से उसकी विमाएं निकाल सकते हैं। जैसे बी के कई फॉर्मूला है। म्यू नॉट आई अपॉन 2r, जो कि केंद्र पर होता है किसी धारावाही कुंडली के। दूसरा अनंत लंबाई के तार के लिए होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। फिर बायो सावर्ट का नियम होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। एक बी का फॉर्मूला सिंपल कोइल के अगर कोई कुंडली है उसके अक्ष पर अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तो कई प्रकार के फॉर्मूले हैं। यहाँ हम सरलतम किन्हीं भी फॉर्मूले से निकालो, सरलतम फॉर्मूला हमें लेना है जिससे हम विमा निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम दो फॉर्मूलों की बात करेंगे जिससे हम सरलता से विमा निकाल सकते हैं। तो इन सब में हमें फॉर्मूला में म्यू नॉट की विमा चाहिए। म्यू नॉट की अगर याद नहीं हुई तो फिर हम कैसे निकालेंगे? तो ये थोड़ा क्या इन सब फॉर्मूला में कठिन पड़ जाता है। तो हम यूज करेंगे बी का सिंपल फॉर्मूला जो हमने इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स में पढ़ा था, विद्युत चुंबकीय तरंगों में, कि बी इक्वल टू होता है ई अपॉन सी और ई क्या होता है? एफ अपॉन क्यू होता है। तो इसकी विमा हम निकाल सकते हैं। एफ क्या है? फोर्स है, और क्यू क्या है? चार्ज है जो होता है धारा इंटू समय। तो फोर्स का क्या हो जाएगा विमा? m1। ई की अगर विमा निकालें तो ऊपर फोर्स की विमा m1 L1 t-2, नीचे आई के लिए लिखते हैं a और टाइम के लिए लिखते हैं t। तो यहाँ से हमारे पास ई की विमा निकल जाएगी। a और t को ऊपर ले जाएंगे हम तो घाते -1 में हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा m1 L1 t-3 a-1। तो ये यहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की विमा निकल गई। दूसरा विद्युत क्षेत्र का अपॉन में c है तो इसकी विमा लिखनी पड़ेगी। तो पहले ऊपर हम लिख लेते हैं ई की विमा m1 L1 t-3 और a-1। नीचे लिखते हैं प्रकाश के वेग की विमा, जो वेग है उसकी विमा क्या होती है? L1 t-1 होती है। तो ये विमा हम क्या लिख लेंगे? नीचे लिख लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा L1 t-1। यहाँ m1 लिख दिया, ये L1 है यहाँ पे। तो L1 t-1। तो अब देख लेते हैं कौन सी विमाएं कैंसिल हो रही है। L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास L0 रह जाएगा, यानी कि L की पार्ट बचेगा ही नहीं। तो रहेगा m1 L0 t-2 बचेगा। यहाँ पे माइनस का 3 ऊपर ये जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो -2 और a-1। तो ये हमारे पास विमा हो जाएगी m1 t-2 a-1, जो कि है हमारे पास ऑप्शन बी में। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? करेक्ट विमा हो जाएगी बे। तो इस प्रकार एकदम हमें सिंपल फॉर्मूला यूज करना है जिसके बारे में हमें पता हो। अब एक और फॉर्मूला अपन यूज कर सकते हैं, F इक्वल टू IL/B साइन थीटा। ये वाला फॉर्मूला होता है अगर कोई चालक जो है, धारावाही चालक अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो तो उस पर जो बल कार्य करता है उसके लिए फॉर्मूला होता है। तो साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा की कोई विमा होती नहीं है, तो हमें यहाँ पर केवल इसकी IL/B, यहाँ से B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? B इक्वल टू F अपॉन IL। तो F की विमा लिख दो, I की विमा लिख दो, L की विमा लिख दो। सिंपल। F का होता है m1 L1 t-2 और I का हो जाएगा एम्पियर और लेंथ का हो जाएगा L। तो ये विमा तो उससे भी सिंपल तरीके से आ जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगी m1 L0, क्योंकि ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो और t-2 a-1। तो यही सेम विमा हमारे पास आ रही है। तो कोई सा भी फॉर्मूला यूज करो आप, विमा सेम ही आएगी। तो हमें कौन से फॉर्मूले यूज में लेने हैं? देखें, याद नहीं कर सकते, इनको रट नहीं सकते हैं अपन। हर कितनी विमा रटोगे आप? तो हमारे पास क्या एक सिंपल फॉर्मूला होना चाहिए जिससे हम तुरंत कभी भी इसको निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं कि दो समान लंबाई के समांतर तारों में समान धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो उनके तारों के बीच मध्य जो बिंदु है उस पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? देखिए, दो समान लंबाई के चालक तार हैं, धारा भी समान दिशा में बह रही है, तो इनके लिए हम जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा जो ज्ञात करते हैं
वो हम दाहिने हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। अगर हम अंगूठे को धारा की दिशा में रखें तो मुड़ी हुई उंगलियां जो है वो हमारे पास किसको व्यक्त करती है, चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती है। तो हमारे पास मध्य बिंदु ले लिया हमने दोनों से d दूरी पर, उस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। धारा दोनों की सेम है, दूरी दोनों की सेम है, तो क्या होगा, परिमाण तो सेम होगा। तो हम दाहिने हाथ के नियम से देखेंगे तो पहले तार के लिए क्या आएगा, ये बोर्ड के अंदर की तरफ, जो बोर्ड है उसके अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। अब अगर दूसरे के लिए देखेंगे दाहिने हाथ के नियम से, तो अंगूठा रखेंगे हम धारा की दिशा में और जैसे घुमाएंगे तो यहाँ जो इस बिंदु पर जो आएगा चुंबकीय क्षेत्र वो आएगा कैसे, बाहर की ओर। पहले अंदर की ओर था, अब क्या आएगा, बाहर की ओर। अब चूंकि परिमाण क्या होगा, दोनों का सेम ही होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। दिशा दोनों की क्या आ रही है, विपरीत आ रही है, और परिमाण तो दोनों का सेम है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। तो परिमाण सेम है, दिशा विपरीत है, इसका मतलब यहाँ पे परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, B इक्वल टू B1 प्लस B2। अब दोनों क्या है, विपरीत है, तो हमारे पास B टोटल जो है वो क्या आ जाएगा, B1 प्लस B2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ दोनों क्या है, विपरीत दिशा में है और समान परिमाण का, इसलिए आंसर आ जाएगा 0, शून्य हो जाएगा भाई, चुंबकीय क्षेत्र एकदम मध्य में। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, प्रश्न संख्या 13। काफी अच्छा प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न किया जा सकता है, कि कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। हमने देख लिया कि भाई एक गतिमान आवेश से क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। दूसरा, एक परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र द्वारा, बिल्कुल परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र द्वारा भी क्या हो सकता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। ये किसने बताया था, ये बताया था मैक्सवेल ने। एम्पियर का जो नियम था उसमें सुधार किया था मैक्सवेल ने, और उसको उन्होंने लिखा था मैक्सवेल एम्पियर समीकरण। तो वो क्या था, वो था B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन dt। तो यहाँ जो आई म्यू नॉट आई वाला पार्ट है वो तो क्या है, सिंपल चालन धारा है, लेकिन दूसरा जो पार्ट है उसमें क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो वहां से हमें क्या मिल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र मिल रहा है। तो यानी कि विद्युत फ्लक्स कहो या विद्युत क्षेत्र कहो, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन है मतलब विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन है। तो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होने से क्या मिल रहा है, हमें चुंबकीय क्षेत्र मिल रहा है। चाहे अगर जो धारा है, चालन धारा है, वो 0 भी क्यों ना हो जाए, पहली टर्म 0 भी क्यों ना हो जाए, तो भी हमारे पास दूसरी टर्म के कारण क्या होगा, अगर विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है तो भी हमारे पास क्या मिल जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा। यानी कि पहली टर्म 0 हो, दूसरी टर्म नॉन 0 हो, तो भी हमारे पास B क्या रहेगा, नॉन 0 रहेगा। इसका मतलब हम एक तो गतिमान आवेश यानी कि विद्युत धारा से उत्पन्न कर ही सकते हैं, दूसरा हम परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र से भी उत्पन्न कर सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र को। तो A और B हमारे पास दोनों हो जाएंगे। अब अगर अपन ऐसा क्वेश्चन आता कि विद्युत क्षेत्र को कैसे कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, तो विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करने के भी क्या तरीके हैं, 3 तरीके हैं। पहला तो क्या हो जाएगा, स्थिर आवेश से हो जाएगा, दूसरा गतिमान आवेश से भी हो जाएगा, क्योंकि गतिमान आवेश से विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तीसरा कैसे हो जाएगा भाई, तीसरा हो जाएगा वो जैसे परिवर्ती विद्युत क्षेत्र द्वारा हो रहा था चुंबकीय क्षेत्र, वैसे ही विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र से। और इसके लिए कौन सा नियम है, इसके लिए है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, जिसमें क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो हमारे पास क्या होता है, एक वोल्टेज डिफरेंस उत्पन्न होता है, जिसको अपन कहते हैं प्रेरित विद्युतवाहक बल। नाम तो बल है लेकिन है वो क्या, विभवांतर। तो माइनस d∅dt इक्वल टू E डॉट dl, जो कि क्या है, विद्युत वाहक बल की परिभाषा है, जो कि क्या होता है, एक विभवांतर होता है। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 14 कि एक धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण स्वतंत्र है। स्वतंत्र है का मतलब वो किस चीज पर निर्भर नहीं करता है। तो एक धारा लूप जो होता है वो क्या करता है, एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है, एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। तो उसका क्या होता है, उसका एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिसको हम किस अक्षर से लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं M से लिखते हैं। तो जो धारावाही लूप है वो चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है, तो उसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है M, जिसे हम लिखते हैं, जैसे विद्युत द्विध्रुव तो क्या होता है, उसमें 2 अलग अलग आवेश होते हैं, लेकिन चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, ये एक धारावाही लूप होता है, उसी को हम चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। इनमें ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता, एकल ध्रुव का अस्तित्व चुंबकीय क्षेत्र के लिए नहीं होता है। तो हमेशा क्या होता है, द्विध्रुवी होता है, चुंबकीय द्विध्रुवी होता है। विद्युत द्विध्रुव का क्या फॉर्मूला होता है, उसको P से लिखते हैं, वो होता है Q×2A। और चुंबकीय द्विध्रुव को हम लिखते हैं M से, वो Q की जगह क्या आ जाता है, यहाँ पे I आ जाता है, विद्युत धारा आ जाती है, और जो डिस्टेंस है उसकी जगह क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है लूप का। और अगर बहुत सारे फेरे हों इसमें,
जो हमारे पास लूप है उसमें क्या हो, बहुत सारे फेरे हो, मान लो इसमें क्या है n फेरे हैं तो n से भी गुणा हो जाता है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आता है m इक्वल टू एन आई ए, जहाँ पे a क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश होता है, एक सदिश राशि, तो m भी क्या है, एक सदिश राशि। तो n पे डिपेंड कर रहा है, फेरों की संख्या पे डिपेंड कर रहा है, विद्युत धारा पे डिपेंड कर रहा है और क्षेत्रफल पे भी डिपेंड कर रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र से जिसमें यह स्थित है। चुंबकीय क्षेत्र तो इसमें कहीं नहीं आ रहा, तो ये इससे स्वतंत्र है, बाकी सब पे निर्भर कर रहा है। देखो धारा से निर्भर कर रहा है, लूप के क्षेत्र पे निर्भर कर रहा है और चक्रों की संख्या पे भी निर्भर कर रहा है। तो इसमें हमारा किससे स्वतंत्र है, ऑप्शन ए, चुंबकीय क्षेत्र से स्वतंत्र है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 15वां कि एक विद्युत आवेश Q नियत वेग v से चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में गतिशील है। देखिए v जो है वो B की दिशा में गतिशील है, यानी कि v और B के बीच में जो एंगल है वो कितना डिग्री है, जो कोण है वो कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। तो बल का फॉर्मूला, तो साइन 0 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा तो यहाँ पे 0 डिग्री है तो साइन 0 हो जाएगा 0, यानी कि बल कितना लगेगा, 0 लगेगा। चुंबकीय बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा 0। चलेंगे भाई अगले क्वेश्चन की ओर कि धारा मापी में एकांक विक्षेप के लिए आवश्यक धारा को कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा आपको संशोधन करने की जरूरत है। ये जो परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है वो गलत लिखी हुई है, इसको हमें थोड़ा सा, इसको थोड़ा उन्होंने उल्टा लिख दिया है। तो इसको सही क्या करेंगे कि धारा मापी में एकांक धारा के लिए, एकांक धारा के लिए प्राप्त विक्षेप जो होता है उसको क्या कहते हैं। तो एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप को कहते हैं, करेक्ट ऑप्शन होगा धारा सुग्राहिता। कि आपने एकांक धारा 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित की तो आपको कितना विक्षेप मिला, ठीक है, उसको अपन कहते हैं धारा सुग्राहिता। सुग्राही मतलब कि थोड़ी सी धारा देंगे तो भी ज्यादा विक्षेप मिले, तभी तो हम कहेंगे ना कि वो अच्छा सुग्राही है, सुग्राही धारा मापी है। तो ऊपर विक्षेप आता है, इसमें नीचे धारा आती है। तो एकांक धारा के लिए जो उत्पन्न विक्षेप होता है उसको हम कहते हैं क्या, धारा सुग्राहिता। तो कौन सा अच्छा होगा धारा मापी, इसके लिए हम थोड़ी सी भी धारा उसमें प्रवाहित करें तो हमें क्या मिले, थोड़ा ज्यादा विक्षेप मिले, तो उसको कहेंगे वो ज्यादा सेंसिटिव है, वो ज्यादा सुग्राही है, अच्छी तरह से ग्रहण कर रहा है धारा को। थोड़ी सी भी धारा देंगे तो विक्षेप हमें अपने को दिखाई देगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी तरह से उसको मेजर कर सकेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाता है हमारा, ए हो जाता है धारा सुग्राहिता। ठीक है बच्चों, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि चल कुंडली धारा मापी जो क्या होता है, सुग्राहिता का कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा आपके। चल कुंडली जो धारा मापी होता है उसमें हम दो चुंबकीय ध्रुव लेते हैं, एक चुंबक लेते हैं जिसके दो चुंबकीय ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इनके जो किनारे हैं इनको थोड़ा क्या बनाया जाता है, अवतलाकार बनाया जाता है। किस लिए, कि जो चुंबकीय क्षेत्र वो त्रिज्य हो, त्रिज्य दिशा में हो, इस कुंडली पे पूरा फोकसित हो, त्रिज्य दिशा में चुंबकीय क्षेत्र हो। बीच में एक कुंडली होती है जिसमें एक स्प्रिंग लगी होती है। स्प्रिंग से क्या जुड़ा होता है, स्प्रिंग से, स्प्रिंग को कमानी कहते हैं, उससे एक संकेतक जुड़ा होता है, जो कि सुई जो होती है ना, जो हमें धारा मापी में दिखती है। और फिर वो सुई किस पे घूमती है, एक पैमाने पे घूमती है, उस पे हमने एक पैमाना बनाया हुआ होता है कि उससे हमें पता चल जाता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग धारा उसमें बह रही है। तो ये जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये क्या करते हैं, एक त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इनके सिरे जो है अवतलाकार क्यों बनाए जाते हैं, तो वो किस लिए बनाए जाते हैं, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए बनाए जाते हैं। अब जैसे ही ये जो कुंडली है, कुंडली में धारा प्रवाहित होगी, कुंडली क्या धारा प्रवाहित होती है, वो चुंबकीय द्विध्रुव की तरह क्या कार्य करेगी, यानी कि उसका क्या होता है, एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है M। अब जब भी हमने पढ़ा है कि जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को हम रखते हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस पर क्या काम करता है, एक बल आघूर्ण काम करता है, उसको हम लिखते हैं टो से। टो होता है M क्रॉस B। M का फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, NIA होता है, और इसका सदिश गुणनफल होता है B के साथ। तो भाई यहाँ देखें A जो है वो तो क्या है, लंबवत है इसके तल के, और चुंबकीय क्षेत्र क्या है, त्रिज्य है। तो इन दोनों के बीच A और B के बीच में कितने डिग्री का एंगल हो गया, वो हो गया हमारे पास 90 डिग्री का, क्योंकि ये तो तल में है, त्रिज्य दिशा में है, और चुंबकीय क्षेत्रफल सदिश क्या है, लंबवत है इसके। तो इन दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, हम लिखेंगे NIAB, परिमाण के रूप में लिखेंगे तो साइन 90 डिग्री, और उसका मान होता है 1। तो यहाँ टो को हम सिंपली लिख सकते हैं क्या, NIAB। अब देखें
अब जो ये कुंडली है इसके अंदर एक कमाने लगी होती है, स्प्रिंग लगी होती है जिससे ये संकेतक जुड़ा होता है। तो जैसे ही बल आघूर्ण लगेगा ये घूमेगा, कमानी घूमेगी, अंदर की स्प्रिंग की घूमेगी, तो वो स्प्रिंग क्या करेगी, इसके घूमने का क्या करेगी, विरोध करेगी। उस स्प्रिंग का मान लो ऐंठन गुणांक क्या है, के है। ठीक है, ऐंठन गुणांक का मतलब होता है कि अगर हमें एकांक विक्षेप उत्पन्न करना है तो कितना बल लगाना पड़ेगा। तो वो क्या करती है, स्प्रिंग इसके विरोध करती है। तो विरोध करती है तो उसके अंदर क्या लगता है, एक प्रत्यानयन बल आघूर्ण लगता है। जो ये जो पहले वाला बल आघूर्ण लग रहा था चुंबकीय क्षेत्र के कारण, उसका क्या करता है, विरोध करता है। तो कुछ समय पश्चात एक जब इसमें विक्षेप आ जाएगा फाई, तब एक संतुलन की स्थिति हमारे पास बन जाती है कि उस स्थिति में जो प्रत्यानयन बल आघूर्ण है और जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल आघूर्ण है वो दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो प्रत्यानयन बल आघूर्ण किसके समानुपाती होता है, इस विक्षेप फाई के समानुपाती होता है। तो ये हो जाता है हमारे पास टो इक्वल टू के फाई। तो अब के फाई, इसको के को हम क्या कहते हैं, ऐंठन गुणांक हम कहते हैं। तो कुछ समय पश्चात ये क्या हो जाएगी, संतुलन की स्थिति आ जाएगी और दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों ही बराबर हो जाएंगे। तो अगर हम संतुलन की स्थिति लिखेंगे, तो अगर हम संतुलन की स्थिति देखें तो दोनों क्या हो जाएगी, समीकरण 1 और 2 बराबर हो जाएंगी, यानी कि NiAB इक्वल टू हो जाएगा के फाई। तो यहां से I जो है, I किसके इक्वल आ जाएगा, या फाई किसके, फाई अपॉन आई निकालना है हमें, क्या निकालना है, सुग्राहिता निकालने के एकांक धारा के लिए कितना विक्षेप आएगा। तो फाई अपॉन आई यहां से क्या आ जाएगा, इधर रह जाएगा अपने पास NiA अपॉन में के। ठीक है, तो यानी कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एन पे डिपेंड कर रहा है, फेरों की संख्या पे डिपेंड कर रहा है, आई पे डिपेंड कर रहा है, ए पे डिपेंड कर रहा है और के पे डिपेंड कर रहा है। तो ये तो क्या NiA तो क्या है, फिक्स है ना। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं NiA और के सब पदार्थ पे निर्भर कर रहा है। तो ये सारे क्या है, स्थिरांक हैं। एक तो फाई किसके समानुपाती होता है, आई के। तो जितनी ज्यादा धारा बहेगी उतना ही ज्यादा क्या आएगा, विक्षेप आएगा। तो यहाँ पे सॉरी आई नहीं आएगा, NAB आएगा। तो NAB अपॉन के। तो अगर हमें सुग्राहिता बढ़ानी है तो क्या काम कर सकते हैं, या तो हम n को बढ़ा दें, फेरों की संख्या बढ़ा दें, या फिर k को घटा दें, जिसको अपन ऐंठन गुणांक कह रहे हैं। तो दो काम हम कर सकते हैं। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर कि एक तार की त्रिज्या a है, इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो तार की सतह पर चुंबकीय प्रेरण का मान कितना होगा। तो चुंबकीय प्रेरण का मतलब चुंबकीय क्षेत्र ही है। तो हमारे पास हम देख चुके हैं कि अगर हम एक बेलनाकार तार लें जिसमें कुल धारा I प्रवाहित हो रही हो, तो हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए एम्पियर का नियम यूज करते हैं। अगर इसके बाहर कोई पॉइंट है P जिसपे हमें ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र, तो हम क्या करेंगे, एक एम्पीरियन लूप बनाएंगे इसके चारों ओर, फिर क्या लगाएंगे, एम्पियर का नियम लगाते हैं और वहां से हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला आता है B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2πr। तो अब हमें क्या, ये क्या पूछ रहा है कि चुंबकीय प्रेरण जो B है उसका मान कहाँ ज्ञात करना है, तार की सतह पर। तो सतह पर स्मॉल r किसके इक्वल हो जाएगा, इसकी त्रिज्या के इक्वल हो जाएगा, यानी कि r इक्वल टू हमें इस फॉर्मूले में क्या रख देना है, a रख देना है। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2πa। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास कौन सा, स ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2πa, जहां I क्या है, विद्युत धारा है, a क्या है, उस तार की त्रिज्या है। अगला प्रश्न देखें, काफी अच्छा न्यूमेरिकल प्रश्न है कि 1 ग्राम द्रव्यमान, हमें मास दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है m, उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण 6 × 10⁻⁷ एम्प मीटर स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे मात्रक जो है ना वो थोड़ा सही नहीं लिखा है, एम्पियर को हम केवल a से लिखते हैं यहाँ पे, तो इसमें कंफ्यूजन आ सकती है। दूसरा क्या है, यहाँ पे जो आंसर दिए हुए हैं उसमें भी इन्होंने मात्रक नहीं लिखा हुआ है, अलग अलग मात्रक क्वेश्चन में दिए हुए हैं, कुछ सेंटीमीटर स्क्वायर में, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में है ऊपर। तो अगर ऑप्शन में भी हमें मात्रक दे देते तो काफी हम सही अंदाजा लगा सकते। तो चलो हम दो तरीके से इसको करते हैं। एक बार हम इसको क्या है, CGS वाले पैमाने से देख लेते हैं, क्योंकि द्रव्यमान भी ग्राम में दिया हुआ है, घनत्व भी ऐसे दिया हुआ है। तो पहले हम 6.6 × 10⁻⁷ जो इसको एम्पियर सेंटीमीटर स्क्वायर मान के इसको करते हैं, चुंबकीय आघूर्ण को। ठीक है, तो हमें द्रव्यमान दे रखा है, चुंबकीय आघूर्ण m दे रखा है और घनत्व दे रखा है। तो हमें क्या पूछिए, चुंबकन तीव्रता पूछिए। ठीक है, चुंबकन तीव्रता को हम किससे लिखते हैं, हम I से लिखते हैं। उसकी क्या परिभाषा होती है कि एकांक आयतन में जो कुल चुंबकीय आघूर्ण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, चुंबकन तीव्रता कहते हैं, यानी कि I इक्वल टू m अपॉन v। v यहाँ पे क्या है, आयतन है।
तो v का क्या फॉर्मूला था, पहले तो घनत्व का क्या फॉर्मूला था, रो इक्वल टू एम अपॉन वी। तो यहाँ से v का फॉर्मूला अपने पास क्या आ जाएगा, m अपॉन रो आ जाएगा। द्रव्यमान बटा घनत्व, द्रव्यमान दे रखा है 1 ग्राम, घनत्व दे रखा है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ जो आयतन आएगा हमारे पास वो किस में आ जाएगा, 1/5 सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया आयतन। m हमारे पास दिया हुआ ही है, तो हम यहाँ से चुंबकीय तीव्रता का मान निकालेंगे। I इक्वल टू एम का मान कितना है, 6 × 10⁻⁷, और आयतन का ये तो हो गया हमारे पास एम्पियर सेंटीमीटर स्क्वायर, हम इसको एक बार मान रहे, और बट्टा में v में लिखेंगे 1/5 सेंटीमीटर क्यूब। तो 5 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर क्यूब की 2 पावर कट जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर, हमारे पास जो आएगा वो एम्पियर इंटू सेंटीमीटर में आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 × 10⁻⁶ एम्पियर इंटू सेंटीमीटर। तो अगर हमें आंसर्स में एम्पियर इंटू सेंटीमीटर में पूछा होता तो कौन सा ऑप्शन आता, द ऑप्शन आता, 3 × 10⁻⁶ एम्पियर इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन ये हमें दिया हुआ है एम्पियर मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो एम्पियर के लिए हम एम्प नहीं लिखते, केवल ए लिखते हैं, तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो अब अगर अपन सीजीएस में करके इसको देखें तो क्या आता है, तो m अपॉन वी रो होता है यहाँ से, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, m का मान है 6 × 10⁻⁷, और नीचे है 1/5 सेंटीमीटर क्यूब। तो भाई हमें सेंटीमीटर क्यूब को किस में बदलना पड़ेगा, मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा। तो 3 × 10⁻⁶ एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन में सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास एक सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है, 10⁻² मीटर होता है। तो I इक्वल टू हो गया 3 × 10⁻⁶, ऊपर एम्पियर मीटर स्क्वायर, अब सेंटीमीटर की जगह रखेंगे 10⁻² मीटर, और उसकी पावर कितनी है, 3 है। तो यहाँ आ जाएगा 3 × 10⁻⁶, बट्टा में भी क्या आ जाएगा, 10⁻² है, 3 पावर है तो 10⁻⁶ हो जाएगी, मीटर क्यूब हो जाएगा फिर, और ऊपर एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ से जो आएगा वो क्या आएगा, एम्पियर पर मीटर में यहाँ पे आएगा आंसर। पहले आ रहा था एम्पियर पर सेंटीमीटर में, एम्पियर पर सेंटीमीटर में आ रहा था, अभी क्या आ रहा है, एम्पियर पर मीटर में आएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ब, 3 एम्पियर पर मीटर, प्रति मीटर है भाई, एम्पियर प्रति मीटर, एम्पियर इंटू मीटर नहीं, एम्पियर प्रति मीटर। अच्छा, अगला प्रश्न देखते हैं हम, 19वां, काफी अच्छा प्रश्न है कि मैग्नीशियम की 300 केल्विन ताप पर चुंबकीय प्रवृत्ति 1.2 × 10⁻⁵ है। ठीक है, मैग्नीशियम कैसा पदार्थ होता है, ये एक अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। अब चुंबकीय प्रवृत्ति को हम लिखते हैं काई से लिखते हैं, ये दे रखा है, इसका मात्रक इसने नहीं दे रखा है, मात्रक देगा भी कैसे, मात्रक इसका होता ही नहीं है। तो काई कैसी राशि होती है, मात्रक हीन राशि होती है। तो ये पूछ रहा है कि किस तापक्रम पर चुंबकीय प्रवृत्ति इतनी हो जाएगी। तो एक तापमान पे दी हुई है चुंबकीय प्रवृत्ति, दूसरे तापमान पे पूछिए। तो जो चुंबकीय अनुचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं वो क्यूरी के नियम का पालन करते हैं। क्यूरी का नियम क्या होता है कि जो इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है काई, वो होती है तापमान के व्युत्क्रमानुपाती। तो काई इक्वल टू होता है C/T, जहां पे C को हम कहते हैं क्यूरी नियतांक। C होता है हमारे पास क्यूरी नियतांक। तो ये क्या है, तापक्रम के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर हमें काई1, तो यहाँ हम लिख सकते हैं काई समानुपाती 1/T। तो अगर हमें काई1/काई2 या काई2/काई1 लिखना है तो काई2/काई1 कैसे आएगा, 1/T1, काई2 के लिए है तो 1/T2 ऊपर, 1/T1 नीचे। तो इनको अगर अपन रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर काई में ऊपर 2 है तो टी में 1 आएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है, सीधा भी इसको देख सकते हैं। अगर ऊपर काई2 लिखोगे तो सामने बराबर में T1 वाला आएगा। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, काई2/काई1 इक्वल टू T1/T2। तो यहाँ दिया क्या हुआ है, हमें काई1 और काई2 दी हुई है और T1 दिया हुआ है, T2 हमें दिया हुआ नहीं है, T2 हमें ज्ञात करना है। काई1 हमें दिया हुआ 1.2 × 10⁻⁵ और काई2 हमें दिया हुआ 1.8 × 10⁻⁵, 1.8 × 10⁻⁵, ये हमें दिया हुआ है। तो अब फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, T2 निकाल सकते हैं। T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 इक्वल टू हो जाएगा T1 × काई1/काई2, T1 ×
Chi1/Chi2। तो ये सब मान हम रख सकते हैं और हमारा आंसर हम निकाल सकते हैं कि T2 तापमान किस तापमान पर जो है वो चुंबकीय प्रवृत्ति इतनी हो जाएगी। तो हल करते हैं इसको। पावर पहले हम करते हैं सबसे पहले हल, तो पावर तो दोनों की सेम है तो कैंसिल हो जाएगी। तो अब बाकी हल कर लेंगे अपन, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3 से कट कर देते हैं इसको। तो फाइनली जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 200 केल्विन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ब 200 केल्विन। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू।